हेलो एवरीवन। तो आज हम रीड करेंगे इतिहास का लेसन 12 औरंगज़ेब। इस लेसन में हम औरंगज़ेब के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब कौन था और उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। औरंगज़ेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। औरंगज़ेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतनोन्मुख हो गया था। औरंगज़ेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहतासिब नियुक्त किए। उसने दरबारी नृत्य, संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। क्या पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा है जो वीणा बजाता था? तो मुस्लिमों से जकात यानी कि धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया की पुनः वसूली प्रारंभ की गई उसके शासनकाल में। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति तक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हों। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना, उसे बढ़ाना। इसी सोच में उसने अहोम यानी कि असम, उसका नाम तब अहोम था, असम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया। पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोहों के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात तथा नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किया। तो सबसे पहले हम सिखों के गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं गुरु नानक, जिन्हें सिखों का गुरु माना जाता है और सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। वे सिखों के पहले गुरु हैं। तो उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म तलवंडी यानी कि आधुनिक ननकाना साहिब, जो कि अब पाकिस्तान में है, नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उसके बाद दूसरे गुरु आए गुरु अंगद, जो कि 1539 ईस्वी में गुरु बने और 1552 ईस्वी तक रहे। सिखों के दूसरे गुरु गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। नेक्स्ट है उनके अगले गुरु अमरदास, जो कि 1552 ईस्वी में गुरु बने। 1574 ईस्वी तक सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनसे भेंट की थी। उसके बाद गुरु रामदास बने, वो 1574 ईस्वी में गुरु बने और 1581 ईस्वी तक मुगल सम्राट अकबर से इनका संबंध मैत्रीपूर्ण था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान स्वरूप दिया था। इसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। उसके बाद गुरु अर्जुन देव 1581 में गुरु बने। 1606 ईस्वी तक आदि ग्रंथ का संकलन किया। सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर की नींव डलवाई। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा उन्होंने ही प्रारंभ करवाई
तरन तारण नगर का निर्माण किया। मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। उसके बाद गुरु हरगोविंद, जो कि 1606 ईस्वी में गुरु बने, 1645 ईस्वी तक अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की, सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। उसके बाद गुरु हर राय 1645 में गुरु बने, 1661 ईस्वी तक सिखों के 7वें गुरु औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। उसके बाद गुरु हरकिशन, जो कि 1661 ईस्वी में गुरु बने और 1664 ईस्वी तक गुरु पद के लिए बड़े भाई राम राय से विवाद चेचक के कारण मृत्यु हुई। गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी में गुरु बने, 1675 ईस्वी तक औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का विरोध किया। फलस्वरूप 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की हत्या कर दी गई। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में वो गुरु बने। 1708 ईस्वी तक सिखों के अंतिम गुरु खालसा पंथ की स्थापना की, जिन्होंने औरंगजेब से आजीवन संघर्ष किया। औरंगजेब ने इनके 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफी बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 ईस्वी तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ तथा उसने राजपूत राजा जयसिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव, यानी कि जो बांग्लादेश में है, को अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई, जब सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला। इससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए
प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो नादिर शाह फारस, जो कि ईरान का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा एवं तख्ते ताउस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु, तो यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ उसके कुछ कारण बताए गए हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था और न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफ़ी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा लिया था। औरंगजेब ने झरोखा, दर्शन, नौरोज त्योहार तथा मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने सती प्रथा व दास प्रथा को भी बंद करवा दिया था। यहाँ पर जो है औरंगजेब की समय रेखा दी गई है कि उसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक भारत में शासन किया। यहाँ पर जो है शब्दावली दी गई है। कलमा किसे कहते हैं? कलमा है जिसका अर्थ होता है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। नौरोज वर्ष का पहला दिन यानी कि पारसियों के लिए। हरम का अर्थ होता है महल का वह हिस्सा जहाँ रानियां रहती थीं। फरमान, शासन द्वारा जारी किया गया आदेश। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शासनकाल दिखाया गया है कि मुगल वंश का बाबर संस्थापक था जिसने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल रहा, उसके बाद अकबर का और उसके बाद फिर जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद फिर शाहजहां का शासनकाल रहा 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। और लास्ट जो शासक था मुगलों का अंतिम शासक औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद मुगल वंश का पतन हो गया, यानी कि जो मुगल शासक थे उनका पतन हो गया। तो ये था आपका लेसन 12 औरंगजेब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।